चलो अब आपके आंसर्स पे आ जाते हैं फटाफट। तो टू मच प्रेशर एट दिस पॉइंट, पहले यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ। ये प्रेशर क्यों है? तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। देखिए, पहले तो प्रेशर आपके दिमाग में ज़्यादा होता है। रीज़न बीइंग कि हम ये मान के चलते हो कि जो हम जितनी भी चीज़ें करने वाले हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट करने वाले हैं। सो दिस इज़ नेवर अ परफेक्ट टाइम फॉर एग्ज़ाम। आप अब जो एग्ज़ाम लिखने वाले हो, वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए कोई भी कभी भी तैयार नहीं हो सकता। तो आप एक अपनी प्रिपरेशन को एक आप फाइनल अलाइनमेंट दीजिए और उसको एक वहाँ पे जाके क्लोज़ कर दीजिए। डोंट डोंट पुश टू मच, ओके, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। आई थिंक अब आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? चलो मैं एक बार, अगर स्क्रीन विज़िबल है तो फिर चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो मैं एक बार आपको आराम से शो करके दिखा सकता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। तो एक मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है कि डिफरेंट फ़ॉर्मूले जो थर्मोडायनामिक में यूज़ होते हैं, वो क्या-क्या हैं? जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, राइट? एक तो आपने डेल्टा सिस्टम का फ़ॉर्मूला किया हुआ है, NCVL T2 by T1 प्लस NRL V2 by V1, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूला। स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला है, कहीं भी यूज़ करते जाओ। अगर आप आइसोथर्मल में यूज़ करोगे तो क्या होगा? T1 T2 ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएँगी, आंसर आ जाएगा आपका NRL V2 by V1। अगर आप आइसोकोरिक में यूज़ करोगे तो V1 V2 सेम हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? NCVL T2 by T1। और अगर आइसोबैरिक में यूज़ करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? NCVL T2 by T1 प्लस NRL V2 by V1, और V और T प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा NCPL T2 by T1। कर पाएँगे? तो इस तरीके से वैल्यूज़ आपकी चेंज हो जाती हैं तीनों केसेस में। कितने को समझ में आ रहा है? टाइप 1 इन चैट बॉक्स। क्विकली टाइप 1 इन चैट बॉक्स अगर ये क्लियर है तो। फटाफट कई बार 1 टाइप कर दो। आई होप माय वॉइस इज कमिंग क्लियर एंड देयर इज नो लैग इन व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ। यस और नो? क्लियर एकदम? बहुत ही बढ़िया। ओके। 1 1 नहीं, मल्टीपल बार, एक ही बार में कई बार नहीं करना आपको। 1 1 1 कई बार में इनपुट करना है। चलिए, और एक था टीचर्स केयर अस अ लॉट। टीचर्स केयर करते हैं आपको, क्यों केयर करते हैं? सोचा कभी किस तरीके से केयर करते हैं? इसलिए कि आप पढ़ाई कर लो, मे बी यही उनका एक इंटेंशन रहता है। एज अ टीचर हमेशा एक टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट पढ़ाई करे, ठीक? तो एक ये रीज़न हो सकता है, बट आपको समझदारी से अपना काम करते चलना है। सर आई फील फिजिकल केमिस्ट्री डिफिकल्ट सर। वेल मुर्गन, वेल मुर्गन, आप किस सिटी में हो राइट नाउ? और फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक में आपको इशू आता है? यस। ओके, और क्या है इश्यूज? तो एक तो आपने इशू बोला कि मेरे को प्रॉब्लम आती है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब चलो और मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज कर देता हूँ इसी बात पे। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की रिवीजन ही खत्म कर देते हैं, है ना। थर्ड लॉ पे आ जाओ। थर्ड लॉ में क्या करते हो? एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल्स ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। आप लिखते हो जी इज एच माइनस टी एस, डेल्टा जी सिस्टम इज लेस देन जीरो, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, मोर देन जीरो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, इक्वल टू जीरो सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। इस तरीके से आपकी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, डेल्टा जी नॉट हो जाता है माइनस आर टी एल एन के। वैल्यूज रखोगे, वहाँ से आप वर्क डन निकाल सकते हो। नेट वर्क डन इज माइनस डेल्टा जी, सो 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। एलिमेंटल स्टेट में फॉर्मेशन चेंज वैल्यू जीरो होंगी, जैसे कि डेल्टा एच एफ नॉट हम जीरो रखते हैं, वैसे ये भी वैल्यूज हम जीरो रखते हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच फॉर अ रिएक्शन इज डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आती रहती है, ठीक है। सो अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, दैट मीन्स प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और वाइस वर्सा। कर पाएंगे? ठीक है। आई होप आई एम ऑडिबल। प्लीज टाइप 2 if it is audible, if you're understanding what I'm trying to convey. और रिजल्ट देख सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। डेल्टा जी नॉट इज माइनस 2.303 आर टी लॉग के, के पी इज you say product upon reactant, okay. Then comes this important relation, log of k2 by k1 is delta H upon 2.303 r 1 upon t1 minus 1 upon t2। ये रिजल्ट आपका d by dt ln k is delta h नॉट अपॉन rt स्क्वायर से भी डिराइव कर सकते हो इंटीग्रेट करके। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि भाई 1 मोल से कितने मोल निकल रहे हैं। तो कहीं भी हाय सतीश, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। 1 मोल से जो भी डिकम्पोजिशन होगी उसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है।
अब मान लीजिए कि आपके पास 10 मोल्स है, उसमें से 2 मोल जा रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ? टाइप करो एक बार चैट बॉक्स में। 10 से 2 गए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ एवरीबॉडी? 1 से जाने वाला अमाउंट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 10 से 2 गए तो कितना हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, लेट मी सी योर आंसर्स, whether you are understanding this or not. Quickly, quickly, quickly. फटाफट 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 एवरीवन। 10 से 2 गए तो 1 से कितने जाएंगे? 2/10। व्हाट इज 2/10? व्हाट शुड बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी 0.2 और 20%। ठीक है, दिस शुड बी अल्फा, दिस शुड बी अल्फा। Okay, any problem in this? Any issues in this? Any problem? क्लियर है? क्लियर है तो एक थम्स अप डाल दीजिए फटाफट, और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। अब देखो यहाँ पे एक आता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, यार इसको एम प्राइम बोल लो, इसका मैं सीधा फॉर्मूला देता हूँ, एम प्राइम इज एम अपॉन 1 प्लस अल्फा। ठीक है, क्या यूज करोगे? एम प्राइम इज एम अपॉन 1 प्लस अल्फा, सीधे सीधे यूज कर सकते हो। एम प्राइम इज एम अपॉन 1 प्लस अल्फा। क्लियर? व्हाट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल? ओके, what is Lee Chatterjee's principle? If you are disturbing equilibrium, first point is you have to disturb equilibrium. Whatever changes you're going to bring in, जो भी चेंज आप करोगे वो चेंज क्या करेगा? वो चेंज जो भी आपने कॉज किया उसको अपोज करेगा। मान लो आपने मोल्स बढ़ाए तो ये मोल्स को कम करेगा, आपने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर को कम करेगा, आपने वॉल्यूम बढ़ाई वॉल्यूम को कम करेगा। अगर आप इनर्ट गैस एडिशन की बात करो तो इनर्ट गैस एडिशन दो तरीके का होता है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट एंड कांस्टेंट प्रेशर पे इट इज ऑपोजिट द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन और ऑपोजिट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर और सेम द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर। इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ली चैटलर प्रिंसिपल, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन, मैं एक अच्छा क्वेश्चन उठाता हूँ, आप उसको ट्राई करने की कोशिश करना एंड टेल मी वेदर यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन और नॉट। राइट डाउन अ क्वेश्चन, A plus B gives C and or in gas phase I'm increasing pressure, where will reaction go? Towards forward or towards backward? In which direction reaction will proceed? Forward or backward? टाइप कर दीजिए जरा फटाफट। A plus B gives C, which direction reaction will progress? Forward or backward? किसी को भी नहीं आ रहा है? किसी को तो आ रहा होगा, प्लीज टाइप करो फॉरवर्ड या बैकवर्ड में से कुछ भी। यस, परी पांडे कैन इट आंसर? सतीश कैन यू आंसर? अर्चना जी कैन यू आंसर? वेल मुर्गन कैन यू आंसर? एक बार मैं आपके आंसर तो देख नहीं पा रहा हूँ। फॉरवर्ड, वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज फॉरवर्ड। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड। अब मान लो A प्लस बी गिव C है और आपने क्या किया? आपने C को रिमूव कर लिया, अब रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? टाइप A प्लस बी गिव C, आपने C को रिमूव किया तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? टाइप दैट। इफ यू रिमूव C, आपने C कम किया तो रिएक्शन C को बढ़ाना चाहेगा, C को बढ़ाने के लिए रिएक्शन को किधर जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा। अब रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगा तो क्या होगा उस केस में? आपके पास आंसर आएगा C और बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बैकवर्ड, C रिमूव किया बेटा, बैकवर्ड नहीं होगा। C रिमूव करोगे तो C को बढ़ाएगा रिएक्शन, तो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, यस, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप सबसे। लेट्स से हमने एक एंडोथर्मिक रिएक्शन ली। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जहाँ पे डेल्टा एच मोर देन 0 है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन किधर जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा एच किस तरफ? डेल्टा एच मोर देन 0 तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? प्लीज टाइप क्विकली क्विकली क्विकली। Yes. Forward or backward? Yes.
डेल्टा एच मोर देन 0 पे रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लोगे। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं नहीं सर मेरे को ये तो समझ में आता है, ये सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ, मेरे को दिक्कत आती है जब हम थोड़े से केसेस, डिफरेंट केसेस करते हैं जहाँ पे इनर्ट गैस एडिशन हो। तो उसका मैं आपको बताया कि कांस्टेंट वॉल्यूम में नो इफेक्ट कर लो और कांस्टेंट प्रेशर पे आप बोलोगे ऑपोजिट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, राइट। एक और आपको होता है क्वेश्चन एल एन के वर्सेस 1/d प्लॉट, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर इसका वैल्यू हो जाएगा और स्लोप इंटरसेप्ट इसका हो जाएगा डेल्टा एच नॉट बाई आर, ठीक है। थर्मोडायनामिक ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करोगे तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, वैन ऑफ इक्वेशन आपको पता ही है, इसको यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम, कितने लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम में दिक्कत आती है? हैंड रेज कर दो, टाइप कर दो आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम एरिया है। हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दैट आयनिक इज प्रॉब्लम एरिया? चलिए आयनिक को मैं आपका एक बार इजी एरिया बना देता हूँ। आयनिक में तो दिक्कत ज़्यादा आनी ही नहीं चाहिए। ओके सो लेट moment. I B dash F Y Y dash V N X next. Join. I hope I'm audible. एक बार चेक कर लेते हैं सभी के कमेंट्स। Yes, I have a doubt. My teacher always asked me to learn word by word. नहीं बेटा नहीं, this is the wrong approach सतीश। वर्ड बाय वर्ड कुछ भी नहीं होता, सब कुछ कॉन्सेप्ट से चलता है केमिस्ट्री में। अब जैसे हम आयनिक की बात करते हैं, आयनिक में अगर हम डिस्कशन करें तो आयनिक का जो बेसिक फंडामेंटल होता है वहां से शुरू होता है। देखो सबसे बेसिक चीज पे बात करता हूँ। व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम? इट्स अबाउट आयन्स, राइट। मान लीजिए आपको एक मैंने एसिड दिया CH3COOH which is breaking as CH3CO minus NH plus, ठीक है। अब मेरी आवाज आपको समझ में आ रही होगी, सुनाई दे रही होगी क्लियरली? एक बार वन टाइप कर दो यार। ये मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्लियरली तो वन टाइप कर दो भाई। आ रही है आवाज? नहीं आ रही है? क्या है सीन? आ रही है तो वन टाइप कर दो, नहीं आ रही तो बता दो। चलिए आ रही है, बहुत बढ़िया। तो आपने लिखा CH3CO minus gives CH3COH gives CH3CO minus plus H plus। अब एक काम करो, अगर ये C कॉन्सेंट्रेशन टाइम t इक्वल 0 पे लिया गया शुरुआत में, और जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा एक इक्विलिब्रियम आएगा। मान लो C में से X चला गया तो ये कितना बनेगा? अगर ये 1 जाता है तो ये 1 बनता है, और ये कितना बनता है? 1। तो अगर X जाता है तो X बनेगा, और ये कितना बनेगा? X। कर लोगे? टाइप 3 इफ इट इज क्लियर।
इतना समझ में आता तो 3 टाइप कर दीजिए। हाँ भाई, ये तो समझ में आ गई बात मेरे को। बहुत ईज़ी सी बात बताई सर ने। हाँ, C माइनस एक्स एक्स एक्स, क्या बात है, बहुत ईज़ी है। अच्छा जी, अब एक टर्म होता है के, जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड, लिख लीजिए। इसकी वैल्यू होती है प्रोडक्ट CH3CO माइनस H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH, ऐसे लिख लो। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अभी वैल्यू आपने लिख लिया, तो ये कितना हो जाएगा? x मल्टीप्लाइड विद x डिवाइडेड बाय C माइनस एक्स इज k। अच्छा जी, x का वैल्यू क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? x कितना है? अगर ध्यान से देखो, x अपॉन c इज नथिंग बट अल्फा। क्यों? क्योंकि अल्फा मैंने डिफाइन किया था, अल्फा इज समथिंग which goes out of 1। सो c से कितना गया? x। तो आप बता सकते हैं कि अल्फा कितना हो गया? x बाई सी। कितने लोगों को समझ में आता है? टाइप 4 इन चैट बॉक्स। एक बार 4 टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में क्विकली। क्लियर? सतीश क्लियर? मनोज कुमार देव, मनोज जी क्लियर है बिल्कुल? ओके। अर्चना जी क्लियर? ओके, वेरी गुड। थोड़ा सा आप एक्टिव रहो चैट बॉक्स में, ताकि मेरे को पता रहेगा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आपने रखा सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा इज के। थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं। सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू C1 माइनस अल्फा इज के। ये सी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ गया मेरे पास इतना। अब यहाँ पे कैच है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? आपने लिखा के सी अल्फा स्क्वायर अपॉन सी अल्फा स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस अल्फा। सो लेट मी टेक दिस होल थिंग, लेट मी कीप इट असाइड। ये मैंने साइड में कर दिया। इतना आपको समझ में आ चुका है, राइट? अब थोड़ी देर में एक समझना कि मान लो मैं एक क्वेश्चन दूं आपको कि भाई एक क्वेश्चन कर दो, के का वैल्यू गिवन है 1.8 10 पावर माइनस 5, सी का वैल्यू मैं दे रहा हूँ आपको 10 पावर माइनस 4, ओके, और मेरे को अल्फा निकाल के दे दो। तो अब आप लोगों ने सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, मेनी ऑफ यू हैव डन दिस फॉर्मूला दैट अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ 1, सो के विल बी सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, सो अल्फा विल बी अंडर रूट के अपॉन सी। ये फॉर्मूला सबको पता होता है, और सीधे सीधे बिना कुछ सोचे समझे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि कोई भी फॉर्मूला आएगा तो मैं अप्लाई कर दूंगा और आंसर निकाल लूंगा। बट अगर हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते समय ये फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए कितना गलत हो सकता है। रूट ऑफ के बाई सी 1.8 10 पावर माइनस 5 अपॉन 10 पावर माइनस 4, ये आएगा अंडर रूट 0.8, और इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0.42 के अराउंड, जो कि काफी गलत रिजल्ट है। क्यों गलत है? व्हाई इज इट रॉन्ग? दिस इज माय क्वेश्चन। एनीबडी हु कैन आंसर इन चैट बॉक्स कि ये इसका रीजन है, व्हाई इट इज रॉन्ग, दैट्स माय क्वेश्चन। तो रिमेंबर, इन आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर एक खास बात है कि जो भी फॉर्मूला होता है, हर फॉर्मूले की एक लिमिटेशन होती है। सो दिस इज हैविंग अ लिमिटेशन। व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ दिस? लिमिटेशन इज up to 5% error is acceptable or up to 5% neglection is applicable। यानी अगर अल्फा का वैल्यू 5% तक है तो आप ये नेग्लेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, एनी इश्यूज इन दिस? हाँ जी, क्लास तो नहीं चल रही तुम्हारी? सो गिवन केस में क्या करोगे? ठीक है, अल्फा इज 0.42, आप ऐसा लिख सकते हो, ये समझ में आया? अब गिवन केस में क्या करोगे? ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। अभी क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज़ उसमें अल्फा बहुत हाई आ रहा है, 42% अल्फा आपने नेग्लेक्शन लेके रखी हुई है। विद दिस काइंड ऑफ वैल्यू यू कांट अप्लाई नेग्लेक्शन।
How many of you understand this point? Type 5 in chat box. You can't use this. This is wrong. तो यूज क्या करो? फॉर्मूला तो यही पता है मुझे, तो आंसर होगा आपको बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज दिस स्ट्रक्चर. ओके, विदाउट नेग्लेक्शन वाला स्ट्रक्चर आपको यूज करना होगा. दैट मीन्स यू हैव टू यूज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. देख लीजिए, ये रिजल्ट लेके आना होगा. तो आपने लिखा k इक्वल सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा. ये यूज करेंगे और फिर हम रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे. मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन फिर से मैं एक बार यहाँ पे ले आता हूँ. मेरा क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा. ये वैल्यूज गिवन है आपको और इसको आप सॉल्व कर रहे होते हैं. चलो सॉल्व करके देखते हैं कैसे आंसर होगा. आपने लिखा 1.8 10 पावर माइनस 5 इक्वल्स 10 पावर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा. ठीक है. To answer this question, this will cancel out, this will become 10 power minus 1, which is 0.18 times 1 minus alpha is alpha square. और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 90% स्टूडेंट कभी ये मेथड समझ ही नहीं पाते. ना उस तरीके से टीचर पढ़ाते हैं, ना उस तरीके से बच्चों को पता चलता है. सो सभी लोग अपने हिसाब से ही मतलब जो भी है चल लेते हैं काम. सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको एक यू नीड अ राइट गाइडेंस टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, राइट? So how to approach this? Let's see. Alpha square plus 0.18 alpha minus 0.18 is 0. Alpha को solve करके देखो. Alpha का वैल्यू कितना आएगा? Can you solve from here? So alpha आएगा minus 0.8 plus minus का कोई मतलब नहीं है. b square 18 square कितना होता है? तो उसमें कुछ स्क्वायर प्रिपेयर कर लीजिए. 15 स्क्वायर इज 225. 16 स्क्वायर कितना होता है आपको पता है? 226, राइट? वैसे ही 18 स्क्वायर कितना होगा? एनीबॉडी इन चैट बॉक्स प्लीज टाइप हाउ मच इज 18 स्क्वायर. नहीं, चलो 0324 हो जाएगा ये, बिकॉज 0.18 है. प्लस 0.72 माइनस 4ac अपॉन 2a. फॉर्मूला आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला और श्रीधराचार्य मेथड जिसे बोलते हैं. This value comes around 0.75 minus 0.8 divided by 2. 0.75 का अंडर रूट कितना होता है? वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड रॉजर, क्या बात है. चलो 0.75 का अंडर रूट बता दो. थोड़ी सी मैथ्स कराऊंगा मैं आपसे. 0.75 का रूट कितना होगा? 0.8 स्क्वायर इज 0.64. सो 0.75 का रूट कितना होगा? गेस. 0.9 इज 0.81. दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा. 0.86 पकड़ लो. 0.86 चल जाएगा. अच्छा, अप्रोक्सीमेटली माइनस 0.18 अपॉन 2. ये वैल्यू आ गई कितनी? यहाँ पे कितना हो गया? 7 माइनस 1 6. सो 0.68 अपॉन 2. और ये सॉल्व होके आ जाएगा 0.34. यानी कि मेरा जो परसेंटेज अल्फा आया 34% आया. मैं फिर से बोलूँगा, आई कैन चैलेंज ये क्वेश्चन आप 90% स्टूडेंट से पूछ लेना, 90% टीचर से पूछ लेना, सभी आंसर आपको पहला आंसर यही बताएंगे 42%. ठीक है. सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द इशू. इशू इज कि सही डायरेक्शन में आपको कॉन्सेप्ट गाइड करने के लिए सही जगह पे होना पड़ेगा. ठीक है. I met one doctor, one of the finest doctor in India. He said one thing: many of the patients die before coming to us, considering that we are very costly. It's not about cost. It's all about survival. जैसे हेल्थ होता है ना, हेल्थ में क्या होता है? आप सस्ती दवा खा के बीमार पड़ जाओ, या उससे अच्छा है कि थोड़ी महंगी दवा खा लो और हेल्थ को अपनी सिक्योर कर लो. सेम इज एजुकेशन. आज की डेट में क्या हो रहा है कि एजुकेशन को इतना चीपली बना दिया गया है कि मतलब वो फ्री में है. 2 रुपए में ले लो, 3 रुपए में ले लो, आलू के दवा पे कर लो. और उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेमोक्रेटाइजेशन. कम ऑन, दिस इज नॉट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, दिस इज मेकिंग इट वर्स्ट, राइट? अंडरस्टैंड? बिल्कुल बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं रॉजर, तभी मैं बात कर रहा हूँ. ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं.
सो डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको बिल्कुल कौड़ियों के नाम में बेच दो। उसका मतलब होता है कि आप क्वालिटी चीज़ दो। जैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन, पहले के ज़माने में जब खाना नहीं होता था तो हम खाने के लिए भागते थे कि हमें खाना मिलना चाहिए। फिर जब खाना मिलने लगा तो हमें विटामिन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अभी लोग और अवेयर हो गए तो कहते हैं नहीं भाई, हाइपर विटामिनसिस भी हो सकता है, तो उसका एक प्रॉपर अमाउंट चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। Similarly, in education also, rather than doing things with very random level, you should do things in a proper way, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। एक बार करो और हो जाएगा आपका आराम से सिलेक्शन। इजी है। सी जे इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम आई सी, राइट? इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम। अगर उसमें दिक्कत लग रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से चीजें सीख रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव करिए। ठीक है रॉजर, कितने लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? एवरीवन, इज इट क्लियर? फाइन। चलो अब इस पे एक और डिस्कशन करता हूँ मैं। जैसे कि मैंने लिखा है ये रिजल्ट, तो यू गॉट k इक्वल्स c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, एंड इफ अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ 1। अब ये कैसे डिसाइड करोगे? कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये आप देख के कैसे बता दोगे कि यार ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है नहीं करना है? तो उसका मैं एक ट्रिक देता हूँ। जस्ट सी दिस नंबर एंड दिस नंबर, अगर इन दोनों में डिफरेंस 1000 से कम है, then be careful. If the difference is less than 1000, then be careful. Then there can be a problem. ठीक है? तो वो आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये 1000 से कम डिफरेंस है तो आपको थोड़ा सा केयरफुली काम करना होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि यहाँ पे नेग्लेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम में आने वाला है। ठीक है? अगर 1000 से ज़्यादा डिफरेंस है, देन गुड, आराम से नेग्लेक्शन लगा लो, आपका आंसर ठीक ठीक आ जाएगा। अब चलिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आरिफ नहीं, एक डिस्कशन होती है हमारी आरिफ में, काफ़ी अच्छे से पूछते हैं बच्चे, हाइड्रोलाइसिस। कितने लोगों को हाइड्रोलाइसिस में प्रॉब्लम आती है? 11th के बच्चे से पूछ लो, आप 12th के बच्चे से पूछ लो, सारे परेशान होते हैं। सो हाइड्रोलाइसिस क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में 4 तरीके के सॉल्ट्स होते हैं। पहला वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। चारों चीज़ें लिख लो, फिर मैं बताता हूँ कौन से सॉल्ट होंगे। तो आपने लिखा है ऐसे ये वर्ड, वीक एसिड के साथ जाओ, वीक बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, वीक बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यानी एक सॉल्ट बनेगा मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एक बनेगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और एक बनेगा वीक एसिड वीक बेस। इसमें कोई प्रॉब्लम? कितने लोगों को समझ में आता है? 4 तरीके के सॉल्ट बन सकते हैं। अब आपको एक और चीज़ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर ये 4 तरीके के सॉल्ट्स बन सकते हैं तो मेरे को इनके नाम भी आने चाहिए। जैसे मैं एक रैंडमली आपसे पूछूं कि भाई एक काम करो, आपको मैंने दिया अमोनियम फॉस्फेट, ओके, अब मुझे बताओ अमोनियम फॉस्फेट इनमें से किसके साथ मैच करेगा? या मैंने आपको दिया सोडियम सल्फेट या एसिटेट, सोडियम एसिटेट या अमोनियम एसिटेट, और मान लीजिए मैंने आपको दे दिया एक तरीके से कि NO3। अब कौन सा किसके साथ मैच करेगा? एक बार फटाफट टाइम निकाल के करके बताइए, कौन सा कहाँ पे मैच करोगे? ओके, सो जस्ट सी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप जाओगे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये लगता है मेरे को स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला सॉल्ट हो गया KNO3, विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। Likewise, anything else you can mark? सोडियम एसिटेट वीक बेस, वेरी गुड। सोडियम आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जाएगा। ठीक है रॉजर, वीक एसिड वीक बेस में कौन सा जाएंगे? अमोनियम एसिटेट, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन सा सॉल्ट है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और एसिडिक एसिड है। ये एसिड है जो कि वीक है, ये बेस है जो कि वीक है।
तो कितने लोगों को समझ में आता है कि एक बार ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, एक बार क्लियर हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो इसके लिए एक लिस्ट बना देते हैं हम लोग कि यार ये एसिड्स हैं, इनके नाम कर लो, ये बेस है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, देन यू कैन ऑलवेज मेक कॉम्बिनेशन एंड डू इट केयरफुली। ठीक है, यस, Na2SO4 इज अ स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस। क्या बात है, शाबाश मनोज। अमोनियम फॉस्फेट किस में लाई करेगा? फॉस्फोरिक एसिड इज नॉट अ स्ट्रांग एसिड, राइट? तो अमोनियम फॉस्फेट कहाँ पे जाएगा? अगर आप लेना चाहोगे इसको तो ये वीक वीक के कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। ठीक है, और बचता है आपके पास सारे केसेस हो गए। तो अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ कि भाई मान लो आपको दिया जाए 0.1 मोलर CH3 COONE एंड क्वेश्चन आ गया इसको हाइड्रोलाइज करना है, इसको हाइड्रोलाइज करना है और हाइड्रोलाइज करने के लिए इसकी वैल्यूज निकालनी। ठीक है, कैसे कैसे इक्वेशन बनेंगी, क्या करोगे, एक बार सारी बातें समझ में आनी चाहिए आपको। सो लेट्स सी if you are hydrolyzing it, how the things will turn up. Okay. There are two parts of it. One is Na plus, other is CH3 COO negative. Hmm? This is the component of strong base coming from NaOH, and this is a component weak acid coming from CH3COH. Now, strong base NaOH part, which is Na plus component, this is known as Si, या इसी को बोलते हैं हम स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन क्या होता है? वो आयन्स जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हाइड्रोलाइसिस में, ओके, दे विल बी नोन एज स्पेक्टेटर आयन। एट द सेम मोमेंट द अदर वन व्हिच इज CH3CO minus will get hydrolyzed। कैसे हाइड्रोलाइज करेगा? आप रिएक्शन लिखोगे CH3COH plus OH minus। कितने लोग आप में से ये रिएक्शन समझ पा रहे हैं? Manoj, how can we exactly identify strong acid, weak base, etc.? Good question, Manoj. So इसके लिए मैं काम बोलूँगा आपको, एक लिस्ट में आपको देता हूँ जिसमें आपके पास एसिड बेस होंगे, आप उसको सीधे यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और कितने लोगों को ये सारे नोट्स चाहिए जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ? इस तरीके के नोट्स अगर आपको चाहिए, आई कैन मेक अवेलेबल ऑल दीज थिंग्स फ्रीली। ओके, बट उसके लिए आपको अपनी प्रेजेंस रखनी होगी। देखिए, तो आप एक लिस्ट में दे देता हूँ, उस लिस्ट को ही नोट कर लो आप, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। नोट डाउन, ये मनोज के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl HClO4 HNO3 H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड परक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड। Strong base sodium hydroxide potassium hydroxide cesium hydroxide, basically first and second members. Weak acid acetic acid HCN HF H3PO4 and weak bases ammonium hydroxide magnesium hydroxide zinc hydroxide और FeOH, right? So these are weak bases। कितने लोगों को समझ में आता है? टाइप 3 पीके एंड पीकेबी वैल्यूज, यस यस, उस पे आता हूँ, वो करा रहा हूँ। चलो पीके पीकेबी करा देता हूँ। तो आपने क्या किया, इसके लिए सॉल्व किया, इसको कैसे लिखोगे? CH3COH gives CH3CO minus plus H plus। इसका वैल्यू कितना होता है मनोज? ये तो इसका रिवर्स अगर लिखा जाए CH3CO minus plus H plus gives CH3COH, इसका वैल्यू कितना होगा? 1/K होगा। कर लेंगे ये काम, अगर ये K है तो ये कितना होगा? 1/K हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छा जी, ये 1/K है और वाटर गिव्स H प्लस एंड OH माइनस, इसका वैल्यू कितना होता है? ये तो KW होता है। और अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या मैं इस इक्वेशन तक पहुंच पा रहा हूं? ठीक है, चेक करके देख लीजिए आपको इक्वेशन मिल पा रही है कि नहीं। क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी? इजी है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन।
When you add two equations, their k values get multiplied. कैसे मल्टीप्लाई होंगी? सो एक है 1/k और दूसरा है kw. सो ये जो बनेगा ये हो गया मेरा kh या हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट. सो लिखिए kh is kw divided by k और स्टार्टिंग फ्रॉम c ये वैल्यू 0 0 है. p इक्वल्स t इक्विलिब्रियम पे c में से आपने x सब्ट्रैक्ट किया और ये वैल्यू हो गया x into x upon c minus x. Same as previous. What is degree of hydrolysis? Small h, which is x upon c. c से x जा रहा है तो degree of hydrolysis कितना होगा? x upon c. तो आपने वैल्यू रखा x is how much? ch. पुट कर दो c minus ch. Okay, that gives you c square h square c1 minus h. c को कर दिया कैंसिल तो आ गया ch square upon 1 minus h. अब ये फॉर्मूला रटना नहीं है, अपने को समझना है और समझ के अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप रटोगे तो फिर फंस जाओगे. ठीक है? क्यों? बहुत से लोग बोलेंगे सर इसमें एच को नेग्लेक्ट कर दो और ये फॉर्मूला आ गया KW A/KC. भाई वो है, बट वो नेग्लेक्शन के साथ है. You can't apply it everywhere. So whenever you are doing any formula in Arik equilibrium, do it with its limitation. Every formula has its limitation and you must do with its limitation. Don't do it randomly. Okay? You have to do it with limitations. What is the limitation of formula? When can I apply it? When can I not apply it? You should know it properly. Then it makes sense. Is it clear? So when you write kw upon k ch square upon 1 minus h, the limitation is this you can apply anywhere. But if value of h is very very small in front of 1, if and only if, then kw divided by k, which I am calling kh, which is written as ch square 1 minus h, where h is cancelled, it gives you h equals kw divided by k times c under root. कर लोगे यहाँ तक? टाइप 3 चैट बॉक्स में डिस्प्ले हो. अगर तुम्हें समझ में आया तो 3 टाइप कर दीजिए. ये समझ में आ गया पूरा? फटाफट सभी लोग 3 3 3 3 3. क्लियर? डबल. चलिए. सो कंफ्यूजन, हाँ बताइए क्या कंफ्यूजन है? मनोज जी अपना कंफ्यूजन पूछिए, डिस्कस करिए. अच्छा, इसमें सी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर ये है तो एच प्लस निकालो यहाँ से. ओ एच माइनस का वैल्यू कितना आपके पास? एक्स ही सी एच है, ये सी एच है और ये सी माइनस सी एच था. सो ओ एच माइनस इज हाउ मच? सी एच. What is H plus? Kw upon OH minus. That is Kw upon CH. That is Kw upon C into under root Kw under root K into C, which is coming up as under root Kw into K divided by C. ये आपका H plus का रिजल्ट हो जाएगा. तो बताओ log H plus कितना हुआ? Log H plus हुआ half of log of Kw plus log K minus log C. So pH कितना हुआ? pH is equal to minus log H plus, which is half of minus log Kw minus log K plus log C. So ये वैल्यू कितनी है? pKw. ये वैल्यू कितनी है? pK. और ये वैल्यू कितनी है? log C. Fine. Look at this relation carefully.
This relation tells you that the pH value is more than 7 because pK and log C दोनों यहाँ पे प्लस प्लस साइन के साथ लिखे हुए हैं. और अगर ये केस देखिए ध्यान से तो ये क्या था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सो ऑफ कोर्स द आंसर शुड बी मोर देन 7, राइट? Is it okay? So that way you can understand the whole concept. If you're understanding everything, please press the like button and share this with your friends also. Okay? कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी समझ में आ रही है. देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है नहीं, 5-7 कॉन्सेप्ट्स होते हैं आने के. आपका एक कॉन्सेप्ट मैंने आज क्लियर कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप एक एक चीज़ें समझ लेंगे, जैसे एक कॉम्प्लेक्स का केस होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन केस आप करते हो, वो कर लो एक बार ठीक से ढंग से, ठीक है? उसमें लोग फंसते हैं. फिर ऐसे ही बहुत सारे और केसेस होते हैं, तो इसको आप जितना शेयर करोगे उतना ही, मतलब आई विल बी, सी आई एम नॉट asking for any fee for this kind of course because I want to give some knowledge which I have to all of you. At the same moment, I'm not a believer of mass teaching. यहाँ पे मैं 5 बच्चे बैठा के मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं, because everybody can't take what I'm telling right now. Okay, everybody don't need that also, and I don't want to give it also for free, right? So I just want to help students who are of the mindset जिनको कुछ requirement है और जिनको कहीं कुछ फंस रहे हैं वो और उनको कुछ customize चाहिए, then you can definitely watch this channel, you can follow us or you can connect with us. Okay, that is the third process. ठीक है? मतलब समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसमें कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. एनी अदर इशू इफ यू आर फेसिंग एनीवन, तो हम लोग इस तरह से डिस्कशन करते रहेंगे. आई थिंक दिस मेक मोर सेंस, राइट? चलिए इसमें मैं एक और चीज़ देखता हूँ, एक और डिस्कशन लेके चलता हूँ मैं. जैसे आपने अभी एक टर्म देखा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. अब एक और बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एक टर्म होता है एंट्रोपी. ये भी मैं बता देता हूँ ठीक से थोड़ा, कि एंट्रोपी में तो मैंने बहुत से बच्चों को स्ट्रगल करते हुए देखा है इन थर्मोडायनेमिक्स. कितने लोगों को यहाँ पे दिक्कत है एंट्रोपी में? टाइप 3 एंट्रोपी में अगर प्रॉब्लम है, चलो एक क्वेश्चन, रात में 3 क्वेश्चन पूछूंगा, आप तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मान लूंगा मैं, और अगर नहीं कर पाते हो तो उसका मतलब तो प्रॉब्लम है. लेट्स सी. So let's see some questions which are on entropy discussion only. यहाँ से ले लेते ना, एक मैं ले लेता हूँ आपके लिए, बहुत आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने ले लिया, ये लुक एट दिस, ठीक है? 1 mole of a non-linear triatomic ideal gas was adiabatically expanded from this to this. Find out system surrounding in universe. Try. कैसे करोगे? देखो आइडियल गैस है, एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रहे हैं, नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैस है, राइट? तो उसकी गामा की वैल्यू आनी चाहिए. 16 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन से 1 एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा है. आपसे डेल्टा एस पूछा गया,